यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी ने 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नौगावा सादात से संगीता चौहान को प्रत्याशी बनाया गया। चेतन चौहान की पत्नी है संगीता चौहान। जी हां, ये पहले से उम्मीद भी की जा रही थी। वहीं बुलंदशहर से उषा सिरोही, टुंडला से प्रेमपाल धनगर और बांगरमऊ से श्रीकांत कटियार, घाटमपुर से उपेंद्र पासवान, मल्हानी से मनोज सिंह होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। ये बड़ी खबर आपको बता दें, देवरिया सदर सीट के लिए अभी नाम का ऐलान नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि सीट के लिए अभी मंथन पार्टी में लगातार जारी है और इन तमाम 6 सीटों पर आपको बता दें कौन कौन उम्मीदवार होंगे, उनका नाम इस समय डिस्क्लोज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार बीजेपी जिस तरीके का तनाव इस समय फैला हुआ है यूपी में, इस बीच में उम्मीदवारों की सूची क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रही है। ये बड़े सवाल उठाए जा रहे थे क्योंकि तमाम दलों की तरफ से जो सूची है उसे जारी कर दिया गया था, लेकिन माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी मंथन कर रही है क्योंकि उनके लिए भी, उनके सामने भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जो इस समय मैदान में हैं। क्योंकि एक तरीके से सेमीफाइनल न कहकर जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बनेगा इस उपचुनावों के बाद में जिससे तस्वीर बहुत हद तक क्लियर हो पाएगी कि इस समय जनता का मूड आखिरकार किस ओर मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह अपने आप में बड़े सवाल है क्योंकि जिस तरीके का माहौल कुछ समय पहले तक था उत्तर प्रदेश में, वो माहौल इस वक्त नहीं है। अपराधों का सिलसिला, आपराधिक घटनाएं जिस स्तर पर लगातार बढ़ती जा रही हैं यूपी में, इस वजह से सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा किया गया। विपक्ष की कार्यशैली बहुत तेजी के साथ में उभरती हुई दिखाई दी, चाहे वो हाथरस मामला देख लें या फिर जिस तरीके के अपराध के मुद्दों पर लगातार विपक्षी दल बहुत ज्यादा अपनी सक्रियता अचानक से दिखाना उन्होंने शुरू किया और सरकार को घेरने की कोशिश की। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां बहुत सारी थी, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। देवरिया सदर सीट के लिए अभी नाम का ऐलान नहीं किया गया है। यह भी बड़ी खबर आपको बता दें। उस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर मंथन अभी भी जारी है। तो विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है पूरी है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी से जब भी ये सवाल पूछा गया कि चुनौतियां क्या आपके सामने बहुत हैं, उनकी तरफ से कॉन्फिडेंस ही दिखाई दिया कि नहीं, इस बार फिर से उपचुनावों में बीजेपी अपना डंका बजाती हुई नजर आएगी। लेकिन परिस्थितियां बीजेपी के विपरीत दिखाई दे रही हैं। विपक्षी दल इस समय मजबूती के साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखना नतीजों के दौरान होगा। सूची जारी हो चुकी है, कौन उम्मीदवार किस पर ज्यादा भारी पड़ता है यह आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। ये बड़ा अपडेट आपको देते हैं। अभी तक लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते क्यों नहीं खोले हैं, किस बात का मंथन इतने समय से लगातार जारी है, अभी तक बीजेपी की तरफ से सूची क्यों नहीं जारी की गई है। माना यही जा रहा था कि चुनौतियां चूंकि उनके सामने बहुत हैं, विपक्षी दल अचानक से उनकी सक्रियता उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए बीजेपी को बहुत सोच समझकर अपनी कैंडिडेट्स के नाम को फाइनल करना होगा। तो इस खबर पर अपडेट के लिए आपको बता दें, चंद्रमणि शुक्ला हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि, बीजेपी ने देर से सूची जारी की है, लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई है कि अभी तक नामों पर मोहर नहीं लगा पाई है बीजेपी। जी बिल्कुल, अगर बात करें भाजपा की तो भाजपा की अगर चुनावी रणनीति की भी बात करें तो भाजपा इसी तरीके से अब अक्सर ये देखा जाता है कि चुनाव जब नामांकन के 1-2 दिन बचते हैं तभी वो लिस्ट जारी करती है। तो इसी के तहत ये हो सकता है कि ये रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन अभी देवरिया को लेकर अभी भी जो प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई। जाहिर सी बात है उस सीट को लेकर मंथन चल रहा होगा और जाहिर सी बात है कि जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है गोरखपुर इलाका, उसके पास की सीट है, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के प्रभुत्व वाली सीट है, तो उस पर कुछ विशेष तौर से मंथन चल रहा होगा। अगर हम बात करें जिस तरह से लिस्ट जारी की गई, जहां तक कि कुछ दिन पहले जो ब्राह्मणों का मुद्दा उत्तर प्रदेश में छाया हुआ था और लगातार भाजपा को घेरा जा रहा था, जो अभी लिस्ट जारी की गई है उसमें ब्राह्मण नहीं नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भाजपा है इस समय जाति और धर्म की राजनीति से अलग उठकर, जैसे कि कहना है कि विकास के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी लिस्ट भी ये दर्शा रही है कि इस बार अगर भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है तो जो तमाम राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही थी, जैसे भाजपा, जैसे कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों में आज ही जो मल्हानी की सीट पर वो राकेश मिश्रा ब्राह्मण को घोषित किया, वहीं पर जो उन्नाव की सीट है वहां पर भी जो है ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है। तो जाहिर सी बात है कि जो राजनीतिक समीकरण, जो जातिगत समीकरण की बात की जा रही थी, उनको नजरअंदाज
प्रयास करते हुए भाजपा इस समय जो है वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए फ्रंट फुट पर, अगर बात करें कि राजनीति के फ्रंट फुट पर भाजपा प्रत्याशी। ठीक है, बेसिकली चंद्रमणि जो एनालिसिस निकलकर सामने आ रहा है उसमें जातीय समीकरण पर बहुत ज्यादा ध्यान ना देते हुए बीजेपी एक बार फिर से, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान किया जाता है कि विकास के मुद्दे पर वो खड़ी होगी, लेकिन चुनौतियां कितनी हैं, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि इस समय जैसी परिस्थितियां हम देख रहे हैं उसमें विपक्षी दल अपने आप को मजबूत समझ रहे हैं और बीजेपी के सामने ऐसा समझा जा रहा है कि चुनौतियां बहुत सारी हैं, क्योंकि अपराध का सिलसिला और आंकड़े जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कटघरे में है। और क्या लगता है कि इन उपचुनावों में जीत किस हद तक मायने रखती है आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए? जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से सत्ताधारी दल है और सत्ताधारी दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अपनी साख को बचाना, और जिस तरह से इस समय भाजपा की साख दांव पर है। अगर विरोधी पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट है, बसपा और कांग्रेस के पास कुछ भी खोने को नहीं है। तो जाहिर सी बात है भाजपा के पास अगर खोने की बात करें तो सबसे ज्यादा खोने के साथ है। अगर एक भी सीट कम होती है तो जरूर जाहिर तौर से भाजपा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाएंगे, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाएंगे। तो ये बात तो स्पष्ट है कि भाजपा जो है उस चुनाव को पूरे दमखम से लड़ेगी, और जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद आगे आकर जिस तरह से विकास योजनाओं का, जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर विकास योजनाओं का सृजन कर रहे हैं, लगातार विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं, लगातार बूथ कार्यकर्ताओं से, पन्ना प्रमुखों से संपर्क में हैं, तो ये बात तो तय है कि चुनाव जो है भाजपा वो पूरी मजबूती से लड़ रही है। और वहीं पर विरोधियों के पास इस समय बहुत से मुद्दे हैं, चाहे हाथरस की घटना के बाद में जिस तरह से महिला सुरक्षा और तमाम प्रदेश में जिस तरह से घटनाएं हो रही, तो महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही में बेरोजगारी, किसानों को लेकर भी जो विपक्ष है वो प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। अब ये देखना होगा कि क्या भाजपा अपनी नीतियां, जो सरकार की तरफ से योजनाएं जारी की गई, वो जनता तक पहुंचा पाते हैं, या विपक्ष जो है वो जनता को ये समझा पाता है कि सरकार की तरफ से। बिल्कुल जाहिर तौर पर चंद्रमणि, ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम चुनौतियां हैं जो इस समय सत्तासीन बीजेपी के सामने है, और कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को भी अब अपनी जमीन मजबूत करने का समय आ चुका है, जो हाथरस केस के बाद में बहुत ज्यादा सक्रियता हमें देखने को भी मिली है। फिलहाल चंद्रमणि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।